अभिनंदन आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि इस देश में किसानों की आवाज़ आज भी बहुत बुलंद है। तमाम बारी बंटने के बाद, तमाम बारी विचारधाराओं से विचलित होने के बाद भी किसानों की ताकत है कि वो लगातार अपने प्रदर्शन को दिल्ली बॉर्डर पर जारी रखे हुए हैं। प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पर जारी हो रहा है, चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को गांव-गांव तक कौन पहुंचा रहा है? क्या कारण है कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया? गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर से निकलते हुए यह आंदोलन गांव तक कैसे पहुंचा? जब यह कहा जा रहा था कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के एक नौजवान नेता ने जनवरी के आखिरी हफ्ते से इस आंदोलन को गांव तक ले जाने का संकल्प लिया। उस वक्त बड़े राजनीतिक जोखिम भी थे, क्योंकि तब तक किसी भी राजनीतिक दल ने खुले तौर पर सड़क पर उतरकर किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से आरोप लगा रही थी कि फला राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, किसानों के नाम पर कर रहे हैं। तब राष्ट्रीय लोकदल ने 28 जनवरी को चौधरी अजीत सिंह ने डायरेक्ट कॉल ली। 28 जनवरी का दिन किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा दिन है और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। यह वही दिन है जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर रोए थे, उनके ऊपर हमला करने की तैयारी थी, उन्हें अरेस्ट किया जाने वाला था और धरने पर बैठे किसान अपमानित किए जाने वाले थे। चौधरी अजीत सिंह की एक कॉल और उसके बाद जयंत चौधरी का सीधे अगले दिन मौके पर पहुंचना, किसान आंदोलन की पूरी राजनीति ही देश भर में बदल गई। जो आंदोलन 28 जनवरी को शाम 6 बजे तक ये माना जा रहा था कि अब ये आंदोलन अब कुछ घंटे का शेष रह गया है, उस वक्त चमत्कार हुआ और आज ये किसान आंदोलन पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और पहले से कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावी, और जो सिर्फ बॉर्डर तक सिमटा था, अब वो आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसका क्रेडिट जाता है जयंत चौधरी को। जिस वक्त राजनीतिक पार्टी किसानों के बीच जाने का जोखिम मोल नहीं ले रही है, विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल, विपक्ष भी जिस वक्त परहेज कर रहा था, जयंत चौधरी ने 50 से ज्यादा किसान महापंचायतों को संबोधित करके ग्राउंड के हालात बदल दिए। किसानों की जो आवाज दब गई थी, किसानों के जिन मुद्दों को राजनीतिक दल सुनना नहीं चाहते थे, जो किसान देश चलाता था, जो किसान उत्तर प्रदेश चलाता था, आज उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन इस आंदोलन और उसके बाद उपजे माहौल ने बड़ा राजनीतिक फेरबदल किया है, जिसकी ताजा बानगी आपको प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक दिखेगी, बांदा से लेकर बहराइच तक दिखेगी, लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक दिखेगी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि अब तक, हालांकि मीडिया एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जिन्हें नहीं मिला है, लेकिन अब तक 50 से ज़्यादा किसान महापंचायतों को जयंत चौधरी एड्रेस कर चुके हैं और इस आंदोलन को वो काफ़ी आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंदोलन कितना आगे जाने वाला है और इस आंदोलन का आगे का भविष्य क्या है, इस आंदोलन को लेकर उनके मन में क्या धारणा है और वो क्या चाहते हैं, विषय तमाम है। इसमें राजनीति भी है। क्या वाकई में राष्ट्रीय लोकदल किसान हितों को लेकर संघर्षरत है और किसानों के इस मुद्दे को वो कितना आगे बढ़ा पाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस मायने में भी क्योंकि जिस पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में खो दी हो, किसान आंदोलन ने उस पार्टी को फिर से ताकतवर बना दिया है। जयंत की सभाओं में आ रही भीड़ ने इस बात को प्रमाणित भी किया है। तो इस आंदोलन की आगे की रणनीति उनकी क्या है? समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका अलायंस चल रहा है, उसके हालात कैसे हैं, आगे क्या होने वाला है और उनकी अपनी रणनीति क्या है, इन सभी विषयों पर हम उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि क्या किसान एजेंडा वाकई सेट हो रहा है या फिर चुनाव उन मुद्दों के आधार पर होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी की विशेषज्ञता हासिल है, और बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि पश्चिम में इतना सब कुछ होने के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी शांत होकर बैठी है और सारे मसलों को खंगालने की कोशिश कर रही है।
तो इसका क्या राष्ट्रीय लोकदल राजनीतिक लाभ भी ले रहा है? उनके आगे का भविष्य क्या है? और अगर वो गठबंधन के साथ सत्ता में लौटते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? और पश्चिम के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े परिवार हैं, टिकैत फैमिली और चौधरी चरण सिंह साहब की फैमिली, क्या अब ये राजनीतिक तौर पर एक हैं? और क्या माना जाए कि टिकैत फैमिली का सपोर्ट भी जयंत चौधरी को हासिल है? तमाम ढेर सारे मसले हैं और सवाल भी हैं। तो ये 50 से ज़्यादा किसान महापंचायतों को कैसे एड्रेस किया, इसकी प्रेरणा कैसे उनको मिलती है, इतना निकल कैसे पाते हैं? कारण क्या है कि अब तक ये कहा जाता रहा है कि चौधरी लोग अपने घरों से निकलते नहीं हैं, ऐसी एक प्रचलित मान्यता रही है, ऐसे आरोप भी लगते रहे। लेकिन अब वही चौधरी घर पर नहीं टिकते हैं। 28 जनवरी के बाद लगातार आंदोलन में है और धरना स्थल पे। मेरे साथ जयंत चौधरी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम उनके साथ हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो चाहते क्या हैं। जयंत चौधरी हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे आपको उनके साथ लिए चलता हूं। जयंत जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कि अपना बहुत बेशकीमती समय अपनी तमाम किसान महापंचायतों को एड्रेस करने के बाद आपने निकाला। मेरे पास जो रिपोर्ट मौजूद है, अब तक 50 से अधिक आप किसान महापंचायतों को संबोधित कर चुके हैं। इन किसान महापंचायतों के जरिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया, किसान आंदोलन कई दिन से चल रहा था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में थी, जिनकी अपनी एक कार्यक्षेत्र है, अपनी भूमिका है, मुझे लगता है कि हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती थी इस आंदोलन के समर्थन में। जिस तरह से एक प्रखर होकर आगे रहकर हमें सपोर्ट करना था, समर्थन करना था जी। कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए और फिर मोड़ आया जब 28 तारीख को बल प्रयोग करके ऐसी जानकारियां मिली और कुछ विशेष पत्रकारों ने ये भी दावा कर डाला सोशल मीडिया पे कि आज जो है आंदोलन की समाप्ति होने वाली है। उसके पश्चात चौधरी साहब ने जिस तरह से एक इनिशिएटिव लिया, तो कहीं ना कहीं फिर हम सब ने बैठ के सोचा कि अब इसे गति देने की ज़रूरत है। जो सरकार ये दावा कर रही है कि एक सीमित आंदोलन है, सीमित लोगों का आंदोलन है, ऐसे लोग उसमें बैठे हैं जिनका किसानी से कोई वास्ता नहीं, और उसको काउंटर करने के लिए इस आंदोलन के दायरे को, रीच को दूर तक पहुंचाने के लिए हमने अपना योगदान दिया। इस किसान आंदोलन को आपकी पार्टी आयोजित कर रही है या ये स्वयं से हो रहा है? नहीं, एक अंतर है, स्वयं से भी हो रहा है, लेकिन लोकदल के आह्वान पे हम किसान पंचायत कर रहे हैं। अभी तमाम जो हमने कार्यक्रम किए हैं, चाहे लखीमपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मथुरा हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, चाहे यूपी का कोई भी कोना हो, वे राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पे पंचायत हो रही हैं। ये जरूर है कि किसान संगठन भी आते हैं, मंच पे उनकी इज्जत है, सम्मान मिलता है, दूसरे दल के नेता भी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि खुला मंच है, किसानों का मंच है, और स्वतः जो लोग आ रहे हैं, जो मोबिलाइजेशन है वह अपने आप हो रहा है, वह एक ऑर्गेनिक है। वह नीचे से उठ के जो तबका जो खुद विरोध जिसके अंदर पनप रहा है, जिसके अंदर नाराजगियाँ हैं, जो नाराजगियों को, भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, वे लोग स्वतः अपने आप कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। दूसरा मेरा विषय ये है कि आप तो इन किसान अंतर यह है कि ब्रजेश जी के जैसा आपने खुद बताया जी, लाखों लोगों से संपर्क कर चुके हैं, किसानों से बात किए होंगे। इशू तो पॉलिटिकल है जी। तो किसानों की मांग क्या है और उनके मसले क्या हैं? आपने उनसे इंटरेक्ट किया होगा, वो क्या मानते हैं और उनकी धारणा क्या है? देखिए, सरकार कह रही है कि हम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाए हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया सरकार का रहा है, जब से सरकार आई है, बनी है, इतनी मेजॉरिटी की सरकार जनता के वोट के आधार पे बनी है, लेकिन जो उनकी कार्यशैली, काम करने का तरीका है, इससे एक बात साबित हो गई कि ये मशवरा नहीं करते। किसी किसान से पूछा नहीं गया, किसान संगठनों की राय नहीं ली गई, बल्कि हाउस में भी आपने देखा किस तरह से जल्दबाजी में, पहले तो इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थितियों में इस तरह का कानून, इतना बड़ा रिफॉर्म भी नहीं लाना था। फिर आपने हाउस में विरोध हुआ, विपक्षी पार्टियों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी वहाँ सांसदों ने विरोध किया, राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित करा दिया। तो इससे एक लोगों के अंदर भावना बनी कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। फिर धीमे धीमे लोगों को समझ में आया, किसान संगठन आगे आए, उन्होंने बताया कि इनका परिणाम खराब रहेगा खेती पर,
मंडी व्यवस्था पर, एग्री ट्रेड पर, तब लोगों के अंदर शंकाएं बढ़ी। सरकार उन शंकाओं को दूर नहीं कर पाई, कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। और उसके बाद विरोध हुआ, आंदोलन हुए, तब भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कई दौर की वार्ता हुई, जो किसान राजधानी में आना चाहते थे उन्हें रोका गया, उनके लिए कील बिछाई गई, बैरिकेड लगाए गए। इस सब से भी किसानों की भावना आहत हुई है। अब किसानों की मुख्य मांग ये है, जहाँ जहाँ हम पंचायत कर रहे हैं, हम प्रस्ताव रखते हैं और जो जनता वहाँ होती है खुद हाथ खड़े करके उन प्रस्तावों को पारित कराती है। क्यों पंचायत का अर्थ ही है कि आप एक लोगों की राय लें और खुले मन से निर्णय लें, फैसले सुनाएं। तो हर पंचायत में हम यही कह रहे हैं कि एक जो 3 कानून हैं ये काले कानून हैं और इन्हें वापस लिया जाए। सब लोग हाथ उठाते हैं। फिर हम कहते हैं कि आपको भाव मिलता नहीं है, सरकार का रेट कुछ और होता है, मंडी पे आप जाते हो आपको रेट मिलता नहीं है और इस पूरे प्रक्रिया में आपका कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं है। तो अगर सरकार एमएसपी घोषित कर रही, दाम दे रही, तो दाम का लाभ तो मिलना चाहिए। इसका भी समर्थन हर एक पंचायत में किसानों ने किया है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। बाकी किसानी से जुड़ी तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स चर्चा हो जाएगी, कई चीजें हैं। पर मेरा एक प्रश्न है, अगर सरकार पॉलिटिकल डाउट्स इस बात के हैं कि बीजेपी जिस पिच पर चुनाव लड़ती है और जो उनका एजेंडा और नैरेटिव होता है, क्या किसान अपना एजेंडा सेट करने की स्थिति में हैं? आपको लगता है? आप तो बहुत किसान महापंचायतें कर चुके हैं, आपकी अपनी फीलिंग क्या कहती है? देखिए, आंदोलन बहुत पावरफुल है और देश में जब भी राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वे सामाजिक आंदोलन के बल पे बड़े परिवर्तन हुए हैं। गैर कांग्रेसवाद की स्थापना भी एक बड़े सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हुई थी और इस आंदोलन में और दूसरे जो विरोध के प्रदर्शन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, दूसरे जो मुद्दे निकले हैं पिछले 7 साल में, एक फ़र्क है। ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी आपस में जुड़ी हुई है। यानी हरियाणा के किसान, यूपी के किसान से आप मानिए उनके रिश्ते हैं, उनके संबंध हैं, वे बातचीत करते हैं, एक दूसरे की तरफ उनकी निगाह रहती है। वही राजस्थान के और पंजाब के किसान की तरफ, मतलब एक कम्युनिटी के तौर पे एक दूसरे को ये देखते हैं। तो यहाँ आप सरकार ये नहीं सोच सकती कि हम ये तो पंजाब के किसान हैं, ये तो पर जयंत जी ये तो मानेंगे ना कि किसान बटा हुआ है। 70 और 80 के दशक की राजनीति हो या 90 का प्रारंभ रहा, किसान बटा हुआ है, समान रूप पे बटा हुआ है जातियों में और दूसरे मुद्दे चुनावों में हावी हो जाते हैं। धार्मिक उन्माद के बल पे एक बहुत बड़ी सत्ता भी बीजेपी को मिली, आप कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हुआ, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको उससे लाभ मिला। लाभ इसलिए आप कह सकते हैं कि जो उनके नेता दंगों में शामिल थे वे तो सब बच निकले और सत्ता उन्होंने हासिल की, बहुमत उन्होंने हासिल की। तो ये ठीक कह रहे हैं कि दूसरे मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन हो रहा है, लोगों की भावना जुड़ रही है, इमोशनल मोमेंट भी है, भावनात्मक मुद्दा भी है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि लोग इसे भुलाएंगे नहीं। देखिए, अब तो उत्तर प्रदेश में जनरल असेंबली इलेक्शंस को कुछ ही वक्त बचा है, 8 से 9 महीने का वक्त बचा है। आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा इस बार विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरे कम्युनल एजेंडे के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होगा? आप ऐसा मानते हैं? मैं मानता हूं, क्योंकि इस आंदोलन में, जैसे मैं कह रहा था, इसकी बड़ी सामाजिक शक्ति है और साथ साथ इसमें यूथ जुड़ रहा है। देखिए, अब सोशल मीडिया ही नैरेटिव सेट करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ब्रिजेश जी आप दिखाते हो, आपकी अपनी एक आवाज़ है, ताकत है, आपके चैनल की आवाज़ है, लेकिन आप भी समझते हैं कि अब इतना डेमोक्रेटिक मीडियम है सोशल मीडिया कि इसको आप रोक नहीं सकते। अभी तक एक तंत्र उस पर भी हावी था, लेकिन इस आंदोलन में आप देखो, जब किसान संगठन कॉल करते हैं वो दूर तक पहुंचती है। किसान संगठन, किसान नौजवान ये कहते हैं भाई हमें ट्रैक्टर ट्विटर ट्रेंड करना है तो ट्रैक्टर ट्विटर ट्रेंड होता है। वो कहते हैं फार्म टू फोर्क करना है तो फार्म टू फोर्क, वो कहते हैं फार्मर लाइव्स मैटर तो वो हैशटैग ट्रेंड हो जाता है। तो इसलिए ये एक ऐसा तंत्र अब तैयार हो गया किसानों का, जो हर चुनाव में एक बहुत बड़ी ताकत बना सकता है और बड़ी ताकतों से वो भिड़ सकता है। आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो ये मानते थे कि राष्ट्रीय लोकदल लगभग उसकी राजनीतिक पोजीशन बहुत कमजोर हो गई, ऐसा मानते थे आपके अपोनेंट्स, लेकिन अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में जयंत चौधरी राजनीति कर रहे हैं, किसान आंदोलन और किसानों की नाराजगी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा तो नाराजगियों
जो होंगी, अगर उनको आप टैकल नहीं करेंगे, आलोचनाओं को टैकल नहीं करेंगे और जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो नाराजगियां बनेंगी, और नाराजगियों का लाभ विपक्षी पार्टियों को मिलता है। लेकिन लाभ व्यक्तिगत तौर से मुझे क्या मिलेगा? वही तो बात है, आप सत्ता किस चीज़ के लिए हासिल करना चाहते हो? आज अगर राजनीतिक गलियारों में किसानों की किसानी के संबंध में क्या सुधार होने चाहिए, क्या काम होना चाहिए, चर्चा हो रही है और सरकारों पे दबाव है और हमारा आप बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और सिर्फ किसानों पे बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या होगा कि किसान अपनी राजनीतिक हैसियत को सुधारें। और इसमें अगर किसानी की बात होगी तो मुझे लगता है यूपी इलेक्शन में अगर केंद्र बिंदु किसान होगा तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकदल को भी फायदा मिलेगा। ऐसा भी तो इसको कहा जा सकता है इस तरह से कि आप भी अपनी राजनीतिक हैसियत को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं इस आंदोलन की आड़ में। देखिए, हम कमजोर थे बिल्कुल, उसमें मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा। आप रिजल्ट्स को देखिए तो हमारे रिजल्ट्स खराब रहे थे। उसके सामाजिक कारण थे कि ताना बाना यहाँ का बिगड़ गया था, दूसरे मुद्दे हावी हो गए थे। लेकिन जो वही लोग जो बीजेपी के पक्ष में जिन्होंने मतदान पिछली बार भी किया था, आज वे खड़े होकर कह रहे हैं, वो पंचायतों में आ रहे हैं और कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि हमारी जीविका को नष्ट करें, और अब हम जो है उनसे जवाब मांगेंगे, हम उन पूरा हिसाब लेंगे। तो अगर आज वो लोकदल के पक्ष में आ रहे हैं तो शुभ संकेत लोकदल के लिए है। और मैं खुल के कहता हूं कि इन मुद्दों पर राजनीति क्यों ना हो। बीजेपी ने भी तो करी। पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हर जनपद में जब जाते थे, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, ये कहते थे कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में किसानों का हो जाना चाहिए और चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम नई योजना चलाएंगे ताकि किसानों को लाभ मिले। तो उन्होंने काम कहाँ किए? अगर वे खेती में सुधार ले आते, जो उन्होंने कहा कि आय दुगनी होने वाली है, घोषणा की थी कि 2022 तक हो जाएगी, अब उन्होंने उसको टाल दिया, आगे और कर दिया है अपने लक्ष्य को। अगर वे काम जमीन पे धरातल पे दिखते तो गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा है और बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं इस विषय पे कि 4 साल से गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ी हैं और तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा गन्ना किसान परेशान हैं। उसकी लागत बढ़ गई है फसल की, लेकिन उसे दाम वही मिल रहा है जो 4 साल पहले मिल रहा था। दूसरा विषय यह है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ तक कि चालू पेराई सत्र तक का भी पैसा बकाया है। ये मुद्दा आप क्यों नहीं बनाते हैं अपनी पंचायतों में? नहीं, ये तो इसकी चर्चा सब जगह हो रही, जहाँ गन्ने की खेती है वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है। 14 दिन तो एक्ट में प्रावधान है, कोर्ट बार बार कह चुका, कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, लेकिन योगी जी अब तक किसी भी मिल मालिक के विरुद्ध जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो उनके पास कार्रवाई करने का वो उन्होंने किया नहीं। पैकेज घोषणा होती रहती है किसानों के लिए, उनको क्या मिला? अभी कोरोना काल में आप देखेंगे एक ही आर्थिक गतिविधि जी। जयंत जी, मेरे कुछ राजनीतिक प्रश्न भी हैं और बड़े ढेर सारे सवाल आपके लिए सोशल मीडिया पर भी मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका अलायंस कैसा चल रहा है इन दिनों? देखिए, अभी लड़ाई बड़ी आगे है। सत्ता से बीजेपी को अगर हटाना है तो एक मजबूत राजनीतिक विकल्प, जो मैं पंचायत में कह रहा हूं कि वोट की चोट देनी है, किसानों को मतदान करना है तो बीजेपी को हराने के लिए करना है, लेकिन वो रास्ता क्या होगा? एक तरफ क्रूर शासक हैं योगी जी, जो डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पे आप देखा जाए तो जो कुछ उन्होंने बीजेपी ने वादे किए थे वो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बस उन्होंने दंगों की बात करना और भड़काने वाली उनकी एक शैली है। और दूसरी तरफ एक गंभीर और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं अखिलेश जी। तो अखिलेश जी से अच्छे संबंध हैं। अभी हाल में मथुरा में हमने एक पंचायत में एक साझा मंच भी शेयर किया, मंच साझा था और उन्होंने वहाँ राजनीतिक संकेत भी, इशारा भी दिया, संदेश भी दिया। उम्मीद है कि आगे चलकर अगले चुनाव तक हम इस गठबंधन को एक ढांचा देंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे और मतदाताओं को एक विकल्प पेश करेंगे। क्या इसमें कुछ नए पार्टनर्स लाने के भी आप इच्छुक हैं? नहीं, हमेशा कोशिश रहती है कि एक प्रभावी गठबंधन हो और जो भी समाज के अलग अलग वर्ग हैं, उन समाज में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा लड़ाई बड़ी है और शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी से मेरी बात इस संबंध में हुई है, वो भी यही चाहते हैं कि एक ब्रॉड सोशल कोलिशन हम बनाएं।
लेकिन आप ये तो महसूस करते हैं कि 2017, 2019 और 28 जनवरी 2021 के बाद काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन, चेंजेस ग्राउंड पर हुए हैं पॉलिटिकली। तो क्या अब राष्ट्रीय लोक दल बड़ा शेयर चाहेगा पॉलिटिकली इस क्षेत्र में? देखिए, अभी वक्त ये सोचने का नहीं है कि मुझे क्या हिस्सा मिलेगा। अभी आंदोलन में आप देख रहे हैं कि सब अपना काम छोड़कर सड़क पर बैठे हैं। 120 दिन हो गए हैं और आज भी एक आयोजन है, देश भर में बंद की कॉल है। तो जब एक तरफ वह भावनाएं हैं जो लोग व्यक्त कर रहे हैं, इतना समर्पण के साथ इतने लोग इसमें कुर्बानी दे चुके हैं, तो अभी वक्त नहीं है कि हम ये बैठ के डिसाइड करें, टेबल पे नेगोशिएट करें कि हमारी पार्टी को कितना मिलेगा। उसका वक्त आएगा और जब वक्त आएगा तो बातचीत भी होंगी और अपने शर्तों पे हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक जितनी बातचीत मेरी अखिलेश जी से जो वार्ता हुई है बहुत सम्मानजनक हुई है, मुद्दों पे हुई है। और पिछला चुनाव भी हम साथ मिलके ही लड़े थे, तो हम दोनों उस रास्ते से कहीं हटे नहीं। पर आप पहले वाले जयंत चौधरी नहीं रहे ना, अब तो 28 जनवरी के बाद हालात बदले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं, पहले वाला इंसान नहीं, रोज नया परिवर्तन होता है। पॉलिटिक्स भी कभी डायनेमिक रहती है और संभावनाएं हमेशा सबके लिए खुली रहती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे, जब अलायंस होता है तो सारी सीटें लड़ी जाती हैं, मिलके लड़ी जाती हैं। तब उसमें ये नहीं देखा जाता कि हमें कितनी सीट अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी जिनके साथ आप पार्टनर हैं वो कितनी सीट लड़ रहे हैं। तो सभी सीट लड़नी है। ये सोशल मीडिया पे आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये ट्विटर, फेसबुक पर ये सवाल आपके लिए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को सीधा जवाब देंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, समय आने पे सीधा देंगे। ओके, नए अलायंस पार्टनर बनाने का विकल्प खुला है? बातचीत करेंगे, जब अलायंस के स्वरूप पे हम चर्चा करेंगे। और अभी भी बात हो रही है दूसरे लाइक माइंडेड पार्टी जो चाहती हैं। लेकिन देखिए, मुख्य बिंदु यही रहेगा, जो समाजवादी और लोकदल की जो भूमिका है, मुझे लगता है कि यही कोर रहेगा। क्या वो नए पार्टनर आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है? नहीं, अभी इन दोनों पार्टियों से कोई ऐसी बातचीत हमारे किसी स्तर पे नहीं। आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कुछ लाइक माइंडेड लोगों से बात चल रही है। वो लाइक माइंडेड लोग कौन हैं? यही दो हो सकते हैं? नहीं, लाइक माइंडेड तो बहुत लोग हैं। आप बता सकते हैं कि वो कौन है? ब्रजेश जी, अभी जैसे मैंने कहा ना, आप जो मेरा ऑपरेटिव पार्ट था मेरे बयान को, उसको स्किप कर दिए। अभी है कि ध्यान देना हमें आंदोलन को कैसे प्रभावी बनाना है और सामाजिक गठजोड़ बनाना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो साथ आ ही जाएंगी जो काम कर सकती हैं। अच्छा, कुछ और लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको सत्ता मिलेगी, ये ऋषु तोमर, आशु तोमर, ये ट्विटर पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके गठबंधन को सत्ता मिलती है तो आप किसानों के लिए पहला काम क्या करोगे? तो हम किसान के लिए क्या काम करेंगे? पहला काम क्या करोगे आप? देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी तो जो माली हालत किसानों की है वो बेहद ख़राब है। तो डायरेक्ट बेनिफिट कैसे किसानों को दिया जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। ये सरकार आई थी, ये कह के आई थी कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, जो आपने देखा कि व्यवहारिक योजना साबित नहीं हुई। और सबसे पहले सड़क को लोकदल ने हिट किया जब यूपी असेंबली में जब इन्होंने डिले किया था, तो हम लोगों ने एक आंदोलन भी किया था, विरोध भी किया था, प्रदर्शन भी किया था। तो ये सोचने का विषय है कैसे हम इस चीज़ को करेंगे। लेकिन कई चीज़ें हैं। एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जिस तरह आईटी सेक्टर को केंद्र सरकार की नीतियों ने बहुत लाभान्वित किया, टैक्स बेनिफिट्स दिए, उसी तरह अगर फूड प्रोसेसिंग में हम रेवोल्यूशन ले आते हैं तो कम से कम 50,000 60,000 करोड़ का जो फूड वेस्टेज है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी वेस्ट हो जाती हैं, किसान को भी भाव नहीं मिलता और ग्राहक को भी लाभ नहीं मिल पाता। तो आजकल जो एक आधुनिकीकरण हुआ है इस इंडस्ट्री में, हम राज्य स्तर पर ऐसी योजना बना सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव पैकेज उनके लिए हम बनाएं, ताकि जो आलू का किसान है वह कम से कम अगर उद्योग लगेगा तो फैक्ट्री में चिप्स हो या अल्कोहल हो, उससे आधारित किसान को भी बेहतर भाव मिल सकता है। तो एक वो लॉन्गर टर्म रिफॉर्म है जो हम कर सकते हैं। कुछ और लोग भी कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म बड़े सवाल कर रहे हैं कि अगर आपके गठबंधन की सरकार बनी तो इस वक्त किसान बिजली की बढ़ी हुई कीमतों से काफी परेशान हैं,
विशेष तौर पर बोरवेल कराने में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो किसान भाई आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इसमें क्या रियायत देंगे अगर आपके गठबंधन की सरकार बनती है तो। और बड़ा ही ग्राउंडेड सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूं सवाल भेजने वालों को भी। नहीं, बिल्कुल इशू बेस्ड सवाल है ब्रजेश जी, लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि जो मैनिफेस्टो होगा उससे पहले हम चर्चाएं भी करेंगे जी। और अभी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं kisanpanchayat.com, जिसके माध्यम से हम लोगों की राय भी लेना चाहेंगे। बिजली का बहुत आपने एक बिल्कुल सही टॉपिक छुआ है, क्योंकि 2 साल पहले हमने पोल खोल धावा बोल के नाम से अभियान चलाया था और एक ही दिन प्रदेश में हजारों जो बिजली घर हैं उनके घेराव का कार्यक्रम किया था। तो बिजली दरें 250% बढ़ चुकी हैं। नलकूप में भी आप देख रहे हैं कि अब मीटर लग रहे हैं, फिर आगे लोगों के तनाव और चिंताएं बढ़ रही हैं, लागत बढ़ रही है। और जो खेती से जुड़ा ना भी परिवार है गांव में, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, तो उनको भी 800, 1000, 2000 रुपए का बिल आ रहा है। तो आपके पास कहीं ना कहीं इसके लिए कार्य योजना रहेगी कि आप इसको हैंडल करें? अभी रुकिए, बिल्कुल जो गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग है, उनको रिलीफ देने के लिए हम योजना बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं वक्त से पहले आपसे ये सब सवाल पूछ ले रहा हूं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? पत्रकारिता तो उसी को कहते हैं ब्रजेश जी, वक्त से आगे चलना। ओके, एक सवाल और है। आपके ही समर्थक और कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्या जयंत चौधरी ये वायदा कर सकते हैं कि वो अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, दागियों को टिकट नहीं देंगे? क्या आप आज ये वादा करने की स्थिति में हैं? मैं तो पहले ही कर चुका हूं, और ख़ास तौर से जो भी विमेन के खिलाफ, अगर महिला के विरुद्ध कोई संगीन मामला हमारे किसी उम्मीदवार पे अगर दर्ज होगा तो उसकी उम्मीदवारी कट जाएगी। हम नहीं लड़ाएंगे ऐसे लोगों को, दागी लोगों को। और कहीं ना कहीं शुरुआत सभी पार्टियों को करनी पड़ेगी अगर हम व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट की पेंडेंसी तो भयानक है। कोर्ट की पेंडेंसी नीचे कम नहीं हो रही, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं बन पा रहे समय पे, तो न्याय तो बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो ऐसे में ये दलील देना कि अभी तो बस चार्जेस फ्रेम्ड हुए हैं और इनोसेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हम पार्टी में लड़ा दे रहे हैं, और सब बड़े बड़े भाई और माफिया लोग हैं जो राजनीतिक दखल करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल किसी भी ऐसे दागी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ओके, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल हो गया है और वो बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आपकी नज़र में वो उपलब्धियां हैं या नहीं हैं? भैया यहाँ तक सिर्फ यूपी तक को नहीं बता रहे, जाके कर्नाटक में भी होर्डिंग लगा के बता रहे हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं। 3 साल का तो जश्न उन्होंने मनाया नहीं। अब आपातकालीन स्थितियां हैं, लोग सड़क पर बैठे हैं, ऐसे माहौल में आप चौथा साल ऐसे धूमधाम से मना रहे हो, तो बहुत अटपटा लग रहा है। और बाकी सरकारी दावे, सरकारी आंकड़े तो गलत हैं ही। क्राइम पे अभी उन्होंने दावे किए कि रेप की संख्या घट गई, मर्डर्स घट गए, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के आंकड़े आप देखेंगे, गृह मंत्रालय खुद बता रहा है कि हर साल वो बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं जानता इनके आंकड़ों का आधार क्या है। तो उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको आपको लगता है जिनके आधार पर आप लोग असेंबली इलेक्शन में जाएंगे? सोनार उत्तर प्रदेश, आज बंगाल में अगर सोनार बांग्ला का नारा दिया जा रहा है तो डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं जी। तो जो यहाँ उन्होंने वादे किए थे, पहले तो उनसे पर्दाफाश करेंगे और उन पर दबाव बनाएंगे। अभी पूरा 1 साल बचा है और 1 साल में लगातार निरंतर सोशल मीडिया पे और ज़मीन पे हम कार्रवाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि बीजेपी से जो मोहभंग लोगों का हुआ है उनको हम संगठित कर पाएं। आने वाले कुछ महीनों में आपके पॉलिटिकल एक्शंस क्या होंगे? आपके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स क्या हैं? देखिए, किसान पंचायत जारी रहेंगी। होली के पश्चात, ये होली फीकी है सबके लिए, लेकिन फिर भी हमने बीच में एक ब्रेक दिया है और होली के बाद पहला कार्यक्रम होगा छपरौली विधानसभा में, जो एक बड़ी विधानसभा है जिसके आप जानते हैं कि एक इतिहास से एक जुड़ाव है। चौधरी चरण सिंह जी से वह क्षेत्र जुड़ा हुआ रहा है, तो वहाँ क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि कार्यक्रम होना चाहिए, तो वहाँ आज ही मैंने तय किया है। बाकी एक दूसरा कार्यक्रम जो हम चलाने जा रहे हैं उसका नाम है भाईचारा जिंदाबाद, और वो मुख्य रूप से जो समाज में अलग अलग रंग के और जो फूल हैं उन जो बिखरे हुए हैं उनको समेटने का हम काम करेंगे। एक सामाजिक मंच हम तैयार करेंगे ताकि आपस में मिल बैठकर हम उत्तर प्रदेश की तरक्की का रास्ता ढूंढ पाएं। ओके, बड़े चौधरी नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ आप ही निकल रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है?
नहीं, चौधरी साहब भी गए, बागपत में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी गए, और मुजफ्फरनगर सोरम गांव भी पहुँचे थे। आपको ध्यान होगा जब वहाँ मंत्री जी का विरोध हुआ, बीजेपी के नेताओं का विरोध हुआ, जिसके बाद उन्होंने वहाँ कुछ बदतमीजियाँ कराई थी और चोटिल हुए थे कुछ हमारे वर्कर भी और किसान भी। तो उनके बीच चौधरी साहब तुरंत पहुँचे। तो चौधरी साहब की नज़र हमेशा इस पे रहती है, और वो सुबह उठते हैं तब मेरे साथ बैठ के बात करते हैं जी। और इस मुद्दे पे हमें क्या करना चाहिए रणनीति भी बनाते हैं, और किसानों से भी लगातार सीधा बात करते हैं। अच्छा, कई बीजेपी नेताओं ने, यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं जो उनका विरोध कराते हैं, ये किसान नहीं हैं, और उनके खिलाफ नारेबाजी और उनके रास्ते रोकने की कोशिश आरएलडी के वर्कर्स कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर गांव-गांव में आरएलडी वर्कर्स की संख्या इतनी बढ़ गई है और हम लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक शैली में विरोध हमेशा एक हिस्सा रहा है। आपको सहन भी करना पड़ेगा विरोध, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, आपकी उनकी सुननी भी पड़ेगी। और यही दुर्भाग्य है कि आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर इनका राजनीतिक विरोध करोगे तो ऐसा दिखाएंगे कि आप देश का विरोध कर। देश तो मोदी जी से बड़ा है, योगी जी से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, और समाज से ये लोग बड़े नहीं हैं। तो समाज में अगर कोई विरोध चल रहा है, और सिर्फ यही नहीं, आप देखते हैं कि हरियाणा में तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी हैं, नौजवान नेता हैं, वह खुद जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव के साथ आप कुछ और मंच भी शेयर करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप दोनों की सिर्फ एक ही ज्वाइंट किसान महापंचायत हुई है। क्या आने वाले दिनों में आप लोग की कुछ और भी ऐसी प्लानिंग्स हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? निश्चित हैं, और जल्द उसको हम साझा करेंगे आपके साथ। तो क्या आप अखिलेश यादव के नियमित संपर्क में रहते हैं? होती रहती है बात, जब कोई ऐसा इशू है और मुद्दों पे बात होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसान पंचायतों का जब दौर शुरू हुआ था तब हमने बात की थी, उसके बाद मथुरा में कार्यक्रम टिका था। क्या आप पंचायत चुनाव लड़ेंगे? पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पे होना नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शायद आज की थी, और उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं जी, और डायरेक्शंस दिए हैं। ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है ये पार्टी सिंबल पे नहीं होते। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, आपको पता है, मैं भी कह रहा हूँ, मंचों से कह रहा हूँ कि गांव के चुनाव हैं और गांव की जनता चयन करे, अच्छे लोगों को चुने। साथ ही बीजेपी अगर किसी प्रत्याशी का समर्थन करती है तो ये साबित करे कि किसान से जुड़े मुद्दे कितने असरदार हैं। तो यानी मैं पब्लिक से अपील कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी किसी प्रत्याशी का समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं उसका मुकाबला करना चाहिए। मतदाता अवेयर रहें, जागरूक रहें। बाकी पार्टी स्तर पे हमने इकाई बनाई है, जिले जिले में कमेटियां बनाई हैं जो चयन करेंगे। अगर अच्छे प्रत्याशी लड़ाने हैं उन वार्डों पे तो उनका समर्थन हम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंबल नहीं रहेगा पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। मैं समझ सकता हूं कि आपकी व्यस्तता इस वक्त बहुत अधिक होगी किसान महापंचायतों में, लेकिन आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जयंत चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मसलों को लेकर, किसान आंदोलन से लेकर समाजवादी पार्टी के अपने अलायंस के साथ किसानों के ड्यूज जो हैं और दूसरे मसले, बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, या किसानों के बिजली के कीमतें बढ़ी हों, इन सब मसलों को लेकर वो काफ़ी सक्रिय। और आने वाले दिनों में जयंत चौधरी कुछ बड़ी किसान महापंचायतें करेंगे, और इस बार वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर भी कई महापंचायतें करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अलायंस पार्टनर में और पार्टियों को लाने का विकल्प खुला हुआ है, और लाइक माइंडेड, आई डोंट नो कि वो लाइक माइंडेड कौन है जिनके साथ जयंत चौधरी संपर्क में हैं, कि उनको भी इस बड़े अलायंस में जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं उनको लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पाउच